This call is now being recorded. 3 बार ओम का उच्चारण, स्पाइन सीधी, इसके बाद प्रार्थना। ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में जीवन सफल बना जाए। शक्ति हमें तो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट, हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित है, जो हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य किसी ने ज्वाइन किया है तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर हिमड़ी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और इस विधा को, जो एक्यूप्रेशर विधा है, उसको दोनों को ये ऊंचाई और ये ख्याति प्राप्त हुई है, ये सम्मान प्राप्त हुआ है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, केवल आपके घर परिवार के सदस्यों, आपके इष्ट मित्र, बंधु बांधवों, पड़ोसी, इनको ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज पहला सेशन फीवर के संबंध में है, जिसके लिए हमारे कमलेश कुमार तिवारी जी को ये दायित्व सौंपा गया था और वो फैकल्टी थे। लेकिन अभी
आजकल आंधी वगैरह आने से शायद कुछ डिस्टरबेंस हुआ है। तो हम लोग जो सेकंड हमारा चैप्टर है नर्वस सिस्टम, हम लोग नर्वस सिस्टम पे चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग सीधे नर्वस सिस्टम पर आज बात करेंगे, और क्योंकि नर्वस सिस्टम पर बहुत अधिक चर्चा की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग उसी पर बात करेंगे। तो ये सेमेस्टर 3 और 4 के स्टूडेंट के लिए उपयोगी है, क्योंकि ये 20वीं का चैप्टर 11 है। जो मानव शरीर विज्ञान नामक किताब है उसके चैप्टर 11 है, जो हम लोगों ने अभी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ा था, और उसके बाद हम लोग नर्वस सिस्टम को हम लोगों ने कल शुरुआत कर दिया था। अब नर्वस सिस्टम पर हम लोग चर्चा करेंगे, और ये लंबा विषय है, इसलिए हम लोग इसी को अनेक लेक्चर्स में उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग सीधे शुरुआत कर रहे हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के संबंध में किताबें अगर समझें तो एक मानव शरीर विज्ञान है जो हमारे चैप्टर 11 के संबंध में है। दूसरा हमारे पास किताब है हैंडबुक, आयुर्वेदिक हैंडबुक नंबर 3, और एक हमारे पास और किताब है ब्रेन के संबंध में, वो भी किताब एस्पस की है। तो 3 किताबें इसके संबंध में हैं। इन तीनों किताबों के आधार पर, और जो सामान्य अवधारणा है नर्वस सिस्टम की, उसके आधार पर हम अपनी बात कहेंगे, और वो संक्षेप में अलग अलग पॉइंट्स पर कहेंगे। तो आप लोग किताबों पर, ये किताब को रख लीजिए सामने, लेकिन किताब के आधार पर ही सारी चीजें होंगी, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि सारी चीजें वर्बेटम उसी से हों। इसलिए इसको आप बाद में लेक्चर में सुन सकते हैं और पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। हम लोग अभी शेयर कर दे रहे हैं, अलग अलग शेयर करते रहेंगे बाद में। अभी हम लोकोमोटर सिस्टम पर ही टाइम देखा, ये नर्वस सिस्टम है। तो इस नर्वस सिस्टम के संबंध में ही हम लोग अपनी बात कहेंगे, और आप लोग नोट्स जो लेना चाहें वो नोट्स ले लें, इसीलिए कह दिया हम लोगों ने यहाँ शुरुआत कल किया था। तो ये नर्वस सिस्टम जो है वो है क्या, कौन सा सिस्टम है, कोई बताना चाहेगा? हम लोग अभी पढ़े हुए हैं, कई सिस्टम हमारे पास शरीर में है। हम लोग मानते हैं कि सेल हमारा सबसे छोटी इकाई है। सेल से कई सेल मिलकर एक हमारा टिश्यू बनाते हैं, और कई टिश्यू बना करके हमारा एक ऑर्गन बनाते हैं, और कई ऑर्गन मिलकर के हमारे सिस्टम का रचना करते हैं, और कई सिस्टम मिलकर हमारे शरीर को की रचना करते हैं, बॉडी की। तो अब ये नर्वस सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग जान लें कि अगर मुख्य रूप से 3-4 सिस्टम्स की बात की जाए, तो सबसे पहले रक्त हमारा जो है, रक्त हमारा क्या है, रक्त हमारे 3 चीजें ले जाता है। ऑक्सीजन ले जाता है, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है उनको ले जाता है, और हमारे रक्त में जो है, और तीसरा क्या है, रक्त में ही हमारे वेस्टेज आते हैं। तो यानी वेस्टेज के लिए रक्त है, ऑक्सीजन लेने के लिए रक्त है, और हमारे कोई उपयोगी तत्व हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमारे उपयोगी तत्व हैं, उनको ले जाने का काम करता है। तो यानी रक्त हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो उस रक्त को बनाने के लिए एक सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम अगर कोई बताए तो बता दे, नहीं तो मैं बताता हूं। उस सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। जो आप भोजन लेते हैं उससे पूरा अल्टीमेटली रक्त बनने का काम होता है। न्यूट्रिएंट्स के बाद रक्त बनने का काम होता है। तो ये रक्त बनने का काम एक हुआ। तो यानी अगर हम लोग अपने कोई इंडस्ट्री की तुलना करें, किसी फैक्ट्री की तुलना करें, तो उस फैक्ट्री का रक्त जो है क्या है, एक प्रोडक्ट है, और उस फैक्ट्री की जो मशीनें हैं बनाने वाली, वो है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की है। उसमें मुंह है, उसमें एसोफेगस है, उसमें स्टमक है, उसमें हमारा एसआई है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारे उसमें आते हैं।
फिर ये रक्त बन गया तो रक्त हमको पहुंचाना कहाँ है? हमने कहा कि शरीर की सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई हमारी सेल है, यानी सबसे छोटी इकाई सेल है, सेल को पहुंचाना है। तो सेल हमारे माने हम लोग तो सेल हमारे ग्राहक के रूप में है। सेल हमारे ग्राहक के रूप में है। तो सेल ग्राहक के रूप में है, तो सेल तक पहुंचाना है इस ब्लड को, इस रक्त को, जो बना हुआ प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को पहुंचाना कहाँ है? सेल तक। इस पहुंचाने का काम एक और सिस्टम करता है, उस सिस्टम का नाम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। यस, सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसको पहुंचाने का काम करता है। उसके पास पूरा ट्रांसपोर्टेशन की पूरी व्यवस्था है, उसके पास वेन्स है, उसके पास आर्टरीज है, उसके पास हार्ट है पंपिंग के लिए। तो उस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, और उसके साथ साथ कहीं कहीं आप इसको भी शामिल कर लीजिए, लिम्फेटिक सिस्टम भी उसी का पार्ट है। तो ये उसके चार। अब अगर हम फैक्ट्री की तुलना कर रहे थे तो हमने बताया कि हम ब्लड को पहुंचाने का काम कर रहे हैं किस जगह पर? सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सेल तक। अब सेल, किस सेल को कितनी आवश्यकता आज है, कितनी कल है, कितनी तुरंत है, कितनी बाद में है, ये कौन तय करेगा? इसको तय करने के लिए जैसे फैक्ट्री में मशीन कोई होता है मैनेजर के रूप में, तो मैनेजरियल जो स्टाफ होता है वो तय करता है कि ये प्रोडक्ट वहां जाना है, इतना सामान वहां जाना है, उसी को इंफॉर्मेशन आती है और एक पूरी शीट बन के आती है कि हमको आज 2 किलो चाहिए, हमको आज 3 किलो चाहिए, हमको आज 10 किलो चाहिए, आज हमको नहीं चाहिए, हमारे पास स्टॉक बहुत है। ये जो बताने का काम है ये कौन करता है? ये मैनेजर सिस्टम करता है। तो मैनेजर कौन है? हमारे सिस्टम में मुख्य रूप से 2 मैनेजर हैं। एक मैनेजर का नाम है नर्वस सिस्टम, दूसरे मैनेजर का नाम आप लोग बताइए। एंडोक्राइन। यस, दूसरा मैनेजर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसलिए नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। इसलिए नर्वस सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं कि ये कंट्रोलर है, यही पूरी फैक्ट्री के यही सारी चीजों को कंट्रोल करता है। ये और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर के तय करते हैं कि कहाँ किसको रक्त पहुंचाना है, किसको अधिक पहुंचाना है, किसको ऑक्सीजन कम पहुंचाना है, ये सारी चीजें तय करते हैं। इसलिए नर्वस सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण। अब ये नर्वस सिस्टम में कुछ चीजें होंगी। तो नर्वस सिस्टम जो बना है उस नर्वस सिस्टम के 3 मुख्य रूप से हैं। एक है नर्व सेल्स, जो भी नाम हम देंगे उनका अलग नाम देंगे। फिर एक है न्यूरोग्लियल कोशिका, ये क्या काम करती है? ये पैकिंग मटेरियल ही नहीं है बल्कि इसके साथ तमाम डिफेंसिव और अन्य कामों के लिए ये एक हमारी न्यूरोग्लियल कोशिकाएं हैं। तो शरीर में 3 तरह की हैं वही नर्वस सिस्टम में, कि एक नर्व सेल है, उस फिर दूसरा है हमारा न्यूरोग्लियल कोशिकाएं जो हमारा पैकिंग मटेरियल के रूप में है, जो टिश्यू हमारे जो और कनेक्टेड टिश्यू के अलावा जो पैकिंग मटेरियल की फॉर्मेशन में चारों तरफ करती है, और प्लस क्या काम करती है? ये सुरक्षा भी करती है। ये आपको नर्व सेल्स को सुरक्षा भी देती है। कोई बाहर का मटेरियल आता है तो उससे सुरक्षा देने का काम भी इनके पास है। तो डिफेंस का काम भी इनके पास है और अन्य बहुत से काम भी ये करते हैं। अब तीसरा तीसरा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। कोई भी सिस्टम, जब भी कभी कोई टिश्यू होगा, कोई सेल होगा, तो हमेशा उसके आसपास कनेक्टिव टिश्यू जरूर होगा ताकि उसकी सुरक्षा। भाई एक सेल ऐसे है तो उसके बीच में कहीं ना कहीं कनेक्टिव टिश्यू उसके चारों तरफ होगा ही, अदरवाइज उसकी संरचना नहीं हो पाएगी। तो 3 हमारे पास हो गए लगभग। अब इकाई क्या है? इस इकाई का नाम, हम जो नर्व से इस बात करें, इसका नाम है न्यूरॉन। अब हम लोग ने यहाँ नाम तय कर दिया। जैसे हम लोगों ने किडनी में पढ़ा था कि नेफ्रॉन है, यहाँ हमने न्यूरॉन कह दिया। तो अब न्यूरॉन सिस्टम जब भी होगा, न्यूरॉन की बात करेंगे तो इसका मतलब वो नर्व सेल की बात है। अब कितने हमारे पास हैं? तो यानी न्यूरॉन को हम इन्होंने कहा
कि न्यूरॉन क्या है हमारा, ये हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई है। हमने वहां क्या कहा था, सेल। तो सेल एक सामान्य अवधारणा है, कॉमन नाउन है, उसको अलग अलग नाम है। जैसे मैंने कहा कि ये पुरुष है, तो पुरुष में मान लीजिए हमने कह दिया, तो हम उसमें नाम कोई लेंगे कि ये अरविंद श्रीवास्तव है, ये राजवीर गुप्ता है, कोई नाम बोलेंगे। तो ये जो है, तो हमने उसी तरह कहा कि सेल हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है। और हम जब न्यूरॉन सिस्टम, नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारा उसका जो है, उसकी जो स्ट्रक्चरल इकाई है, स्ट्रक्चरल भी है, यानी स्ट्रक्चर सबसे छोटा वही है और फंक्शनल भी वही है, वो अपने आप में संपूर्ण है, वो फंक्शनल इकाई है, वो न्यूरॉन है। तो ये हम लोग को, अब क्या है, इसमें इम्पल्सेस होते हैं, तो इम्पल्सेस की बात इन्होंने कही है। दूसरा, शरीर में लगभग 100 अरब न्यूरॉन है, नोट करते रहिए कहीं पर, शरीर में लगभग 100 अरब न्यूरॉन, ठीक है। अब ये क्या है, इम्पल्सेस जनरेट करते हैं, यानी विद्युतीय आवेश, इम्पल्स को हम कहते हैं विद्युतीय आवेश, ठीक है। इनकी जनन क्षमता, इसमें यही बहुत महत्वपूर्ण है, जो मसल सेल में भी है और नर्व सेल्स में भी है, कि इसमें क्या है, न्यूरॉन में भी है, रिप्रोडक्शन नहीं होता, रीजनरेट नहीं करते, रिप्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि अपने को ग्रोथ कर सकते हैं। दे ग्रो तो करेंगे, जितना है उतना ग्रो करेंगे, लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते एज इट इज। लेकिन लेटेस्ट साइंस ये कहती है कि नहीं, अगर आपका जो उसकी बॉडी है, उस पूरे शरीर के जो उसके न्यूरॉन के भाग होंगे, उसमें कुछ भाग में आपका रीजनरेशन हो सकता है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलें। अब न्यूरॉन के 3 भाग हुए, अब इसमें पढ़िएगा, देखिए। एक कह रहे हैं कि पहला है एक डेंड्राइट, डेंड्राइट पर एक हुआ डेंड्राइट, फिर एक हुआ सेल बॉडी, और फिर एक हुआ तीसरा आपका एक्सॉन। अब देखिए इसका चित्र देख लीजिए, कहीं चित्र मैं दिखाऊं तो, ये देखिए, ये चित्र है, इसमें आप देखेंगे ये आपका, ये अब सेल बॉडी है, इसमें न्यूक्लियस, सारी चीजें इसी में, न्यूक्लियस सारी चीजें ये जो गोल गोल दिखाई दे रहा है यहाँ से आता है। और ये जो आपके साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, साइटोप्लाज्म का बना हुआ है, वो एक्सटेंशन है, ये हमारे डेंड्राइट्स कहलाते हैं, ये हमारे डेंड्राइट्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन लेते हैं, नोट कर लीजिए, डेंड्राइट्स टेक इंफॉर्मेशन, गैदर इंफॉर्मेशन, और इसको ला करके कहाँ बताते हैं, कि घर के मुखिया है, न्यूक्लियस यहाँ पे बैठा हुआ है, सेल बॉडी बोलते हैं, सेल बॉडी में न्यूक्लियस वगैरह सब है, तो यहाँ पर बताते हैं। इसके बाद अब यहाँ एनालिसिस होती है, इसमें एनालिसिस हो गई, और इन्होंने फिर ऑर्डर दिया, जो ऑर्डर दिया वो हमारा यहाँ, ये हमारा एक्सॉन है, ये लंबा देखिए कितनी लंबाई है इसकी, ये यहाँ से लेकर पूरा इतना। तो एक्सॉन एक लंबे आपका स्ट्रक्चर है, जो ये भी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, साइटोप्लाज्मिक डेंड्राइट भी है, ये भी है, लेकिन इनकी विशेषता ये लंबे होते हैं, बहुत तुलनात्मक रूप से बहुत लंबे होते हैं। और इनके ऊपर एक पहले तो एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम लोग एक्सोलीमा कहते हैं, एक्सॉन से बना हो तो एक्सोलीमा, जैसे वहां सार्कोलीमा कह दिया था मसाज में, वैसे यहाँ एक्सोलीमा, AXOLEMMA, तो एक्सोलीमा, तो एक्सोलीमा एक होती है, चढ़ी होती है। इसके बाद भी कुछ एक्सॉन में माइलिन शीथ चढ़ी होती है, तो ये माइलिन शीथ ये होती है सफेद रंग की, इसलिए इनको कभी कभी व्हाइट मैटर कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग फिर इस चैप्टर में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी एक केंद्र साइटो, देखिए सेल बॉडी है, सेल बॉडी में केंद्रक भी, न्यूक्लियस भी है, और सब संरचनाएं मौजूद है जो कि नर्व कोश को सुदृढ़ बनाती है, उनमें सब है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, सब है, डेंड्राइट है। और ये इस वाले में, अंदर वाले में सेल है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब है, जितना आप कहेंगे वो सब इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। इनकी जो, अब अगर माइलिन शीट चढ़ी है तो क्या बोलेंगे उसको, माइलिनेटेड, माइलिन शीट चढ़ी है तो एक्सॉन को बोलेंगे माइलिनेटेड,
और अगर नहीं चढ़ी है तो बोलेंगे नॉन माइलेटेड। ठीक है, माइलिन शीट चढ़ी तो माइलेटेड, और माइलिन शीट नहीं चढ़ी है तो हम लोग उसको बोलेंगे नॉन माइलेटेड। और एक्सॉन की लंबाई कितनी है? 2 माइक्रोन से लेकर 20 सेंटीमीटर तक। इतने देखिए कितना है, 2 माइक्रोन लिखा हुआ है, 2 माइक्रोन से 20 सेंटीमीटर तक लंबी है। इतनी लंबी हो सकती है, 20 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। फिर इसको यहाँ पढ़ लीजिए, इसके जो अंत में जो सिरा होता है, मतलब जो एक्सॉन गया लास्ट में, वो अपने को कई बार में विभाजित कर लेता है, और विभाजित करके, जैसे हम लोगों ने मसल सेल में पढ़ा था, यहाँ पर जो ये जो है, ये लास्ट में जो सिरा है आपका, ये लास्ट में आपका सिरा अनेक भागों में बढ़ जाता है, और ये जो सब में अलग अलग नॉब होते हैं। अब इस नॉब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि इसी नॉब में हमारा जो है न्यूरो ट्रांसमीटर भरा होता है, तो वो ये सब काम है। तो ये वाला ये है माइलिन शीट, देखिए चढ़ी हुई है इसमें। ये माइलिन शीट जो है इसलिए होती है कि ताकि आपकी जो स्पीड है इसकी, जो इम्पल्सेस की स्पीड है वो बढ़ जाए। उसी का छोटा देखिए, ये एक्सॉन पूरा दिखाया इन्होंने इस तरह। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम के हम लोग थोड़ा सा इसको अलग से पढ़ ले। नर्वस सिस्टम के 2 भाग हैं। नर्वस सिस्टम के 2 भाग, दोनों नाम बताइए। एक होगा वॉलेंट्री, एक होगा इस रूप में बताइए, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। Voluntary. तो वॉलेंट्री में कौन कौन होगा? वॉलेंट्री में हमारे 2 पार्ट, वॉलेंट्री में फिर 2 पार्ट हो गए। वॉलेंट्री माने क्या? वॉलेंट्री माने जिसको हम कर सकते हैं अपनी इच्छा, तो वो उसके लिए वॉलेंट्री पार्ट में कौन होगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसका, है ना। नहीं, वॉलेंट्री में 2 भाग हो जाएंगे, एक सेंट्रल पोर्शन हो जाएगा, एक पेरिफेरल हो जाएगा। 2 वॉलेंट्री के 2 भाग हो जाएंगे, एक सेंट्रल और एक पेरिफेरल, ये 2 हाथ। तो सेंट्रल में हमारे आएगा सेंट्रल नर्वस, आगे पढ़िएगा किताब में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होंगे, एक होगा ब्रेन ऊपर वाला, नीचे वाला स्पाइनल कॉर्ड। तो क्यों सेंट्रल में? क्योंकि सेंट्रली ये लोकेटेड है। आप देखें तो सेंट्रल में है, तो इसलिए इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह दिया। ये वॉलंटरी। ठीक, पेरिफेरल क्या है? पेरिफेरल माने दूर, जो शरीर की परिधि में हो, मतलब शरीर को जो बाहर दूर हो, और जो पेरिफेरी में हो वो है, उसको बोलेंगे हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस के 2 भाग हो जाएंगे। कौन? सीएनएस के फिर 2 भाग हो जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 भाग, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो दूर है उसके भी 2 भाग हो जाएंगे। एक कौन सा हो जाएगा बोलिए? Cranial nerve. यस, और दूसरा Spinal nerve. यस, एक क्रेनियल नर्व हो जाएगी और स्पाइनल नर्व हो जाएगी। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो ऐसे हम लोग अब डिवीजन करते जाएंगे। ठीक, सेंट्रल के 2 भाग हो गए, पेरिफेरल के 2 भाग हो गए। इनवॉलंटरी, एक हम लोग कहा था ना वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, तो इनवॉलंटरी की भी 2 भाग हैं। इनवॉलंटरी के भी 2 भाग हो जाएंगे, एक होगा सिंपैथिक और एक होगा Parasympathetic. सिंपैथिक। सिंपैथिक वो भाग होगा जो जब आपको कोई ऐसी आवश्यकता, तात्कालिक आवश्यकता होगा, संकटकालीन परिस्थिति होगी, उसमें वो जो होगा वो सिंपैथी देने के लिए आपको शरीर एक्ट करेगा अपने को, उसको हम लोग सिंपैथिक बोल देंगे। और जो पैरासिम्पेटिक होगा, जब आराम की दशा होगी, तो आप क्या हो, आपको उसमें बहुत अधिक न संकट है न कोई इमरजेंसी है, उसमें आप आराम की नींद करते हैं, तो उसको जब आराम की स्थिति होगी तो वो पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। ठीक, तो 2 सिस्टम हमारे पास हो गए। क्लियर? इनवॉलंटरी के हमारे पास 2 हो गए। अब हम लोग और आगे बढ़ते, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो यह न्यूरॉन हो गया पूरा। ठीक है, ठीक है, माइलेटेड हो गया, नॉन माइलेटेड हो गया। ये रेट ऑफ कंडक्शन के लिए पूरा बता रहे हैं।
अब न्यूरॉन का संगठन आपने देखा, जल कितना, इसमें भी 75 to 78 तक है जल, और तरल और 20 से 25 ठोसी तत्व है, उसमें सब है, इसमें भी वही है। अकार्बनिक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट, और कार्बनिक में लिपिड, लिपिड मिलेगा। लिपिड माने, लिपिड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? फैट। फैट। फैट, हाँ बस। देखिए प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और लिपिड भी है, यानी तीनों चीजें उसमें मौजूद है। अब कार्य हम लोग देखते हैं। अब फंक्शन क्या है न्यूरॉन के, इसमें आप पढ़िए तो पढ़िए, लेकिन आप वैसे समझ लीजिए व्यवहारिक जगत में कोई न्यूरॉन, कोई भी शरीर में बाहर से कोई भी आपके पास सिस्टम है, क्या है, आप अगर चाइनीज की भाषा में पढ़े तो क्या है, आपके पास एनर्जी होगा, एक विंड एनर्जी होगी, एनर्जी सिस्टम तो है बाहर, एक विंड एनर्जी होगी, एक हीट होगी, हॉटनेस होगी, यही हीट मतलब हीट एनर्जी होगी, दूसरा आपको ह्यूमिडिटी होगी, दूसरा जो है आपका ड्राइनेस होगी, तीसरा आपका कोल्डनेस होगी। यही तो एनर्जी है। ऐसी एनर्जी हमारे पास भी होगी, इन्हीं सब एनर्जी के पास। तो ये जो एनर्जी है वो क्या कर रही है, आपको अटैक कर रही है। फिर एनर्जी के साथ साथ बाहरी कोई परिवेश में बैठा हुआ बैक्टीरिया है, जिसको एंटीजन हम बोल देंगे मॉडर्न साइंस की भाषा में, वो भी तो बैठा हुआ है, तो वो भी अटैक कर सकता है। कोई भी जो अटैक होगा वो आपको यहाँ पर, आप हमारे स्किन में, पूरे सारी स्किन में, यहाँ ही नहीं पूरे स्किन में हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं ये सेंस करते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, 5 आयुर्वेद में। तो यानी यही सब तो संवेदनाएं हैं जो हमको मिलेंगी। तो और किसी दाब, ताप, ये सब मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, सब मिलेगा। इन सब की सूचना जो यहाँ से लेकर के, स्किन से लेकर के जो रिसेप्टर है, वो फिर वहां भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता होगा। कोई टच हुआ तो तुरंत एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और उसने जाकर के ब्रेन को बताया कि ये गर्मी बढ़ गई है, या ठंडक बढ़ गई है, या कोई बैक्टीरिया आ गया है। मतलब सूचना तो कहीं जा रही है ना, कहीं मैसेज को, तो ब्रेन को मैसेज जाएगी, या स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन को जाएगी। तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन को जाती है, उनको हम लोग बोल देंगे, उनको हम लोग क्या बोल देंगे, एफरेंट, एफरेंट नर्व, AFFERENT, एफरेंट नर्व बोल देंगे, या हमको बोल देंगे सेंसरी नर्व है। वो सेंसेस की बात, सेंस की बात है, सेंस ले जाती है तो वो सेंसरी है। एंड दे आर सेड टू बी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम में नहीं, पैर में होंगे तो भी टॉप तक पहुंच रहा है, सर बिल्कुल ऊपर टॉप में रहे, तो इस नर्वस सिस्टम पहुंच रहा है अल्टीमेटली। तो नर्वस सिस्टम को पहुंच रहा है। तो नर्वस सिस्टम हमारा पूरा सीपीयू की तरह है। कैसे सीपीयू में क्या होता है, हम डालते हैं कि 2 and 2 ऐड, प्लीज ऐड 2 and 2, ये हमने एक उसको कमांड वो दिया, एक इंफॉर्मेशन हमने उसको सबमिट किया कि प्लीज ऐड 2 and 2, तो वो एनालिसिस करेगा, जोड़ेगा, घटाएगा, अंत में रिजल्ट आ जाएगा 4। तो ये जो एनालिसिस है, एनालिसिस करने के काम है सीपीयू का। तो वो क्या हुआ, हमने कोई उसको दिया, इसने दिया, नेचर ने दिया क्या, कोई उसको इंफॉर्मेशन दिया कि गर्मी है, सर्दी है, कुछ है। इस इंफॉर्मेशन को उसने एनालाइज किया कि हमको व्हाट वी हैव टू एक्ट, व्हाट वी हैव टू डू, हमको क्या करना है। तो उसने कहा हमको अपनी रक्षा करनी है। तो उसने कहा सर्दी है, सर्दी इंफॉर्मेशन आई कि सर्दी लगी है, तो उसने कहा सर्दी अगर है तो कोट पहन लीजिए। तो ये कोट पहनने का आदेश उसने किसको दिया, मसल्स, मसल्स को दिया। हमारे मसल्स उठे और हम लोग पैर से उठे और उठ गए, कोट निकाला, कोट निकालने के पहना और पहन के अपन बटन बंद कर लिया। ये जो प्रोसेस है ये ब्रेन करा रहा है। तो एक जो सूचना गई और उसने एनालिसिस किया ब्रेन को, या चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो, कहीं भी, स्पाइनल कॉर्ड भी उसी के पार्ट है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड को भी वो सूचना जा रही है, तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जा रही है। तो अब जो सेंसरी नर्व है वो बैक डोर एंट्री कहलाएगी, यानी वो स्पाइनल कॉर्ड के पीछे पोस्टीरियर साइड से जाएगी। हमेशा याद रखिए, दे गो फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड दे रीच अप टू ब्रेन। अब ब्रेन ने एनालिसिस किया,
कि हमको कोट पहनना है, तो जो कोट पहनने का आदेश दिया वो मसल सेल को आता है। और वो कैसे आता है, वो स्पाइनल कॉर्ड में वो एंटीरियर साइड, एंटीरियर माने सामने वाला, एंटीरियर भाग से आएगा और वो आपको मसल सेल पर, वो सेल पे जाएगा, मसल्स पे जाएगा, वो जाएगा और वो वहां पर जो हम लोगों ने पढ़ा है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, वो पूरा उसी तरह क्रिएट करेगा और तब वो उस पर आपको कोट पहन पाएंगे। तो इन जो बाहर ऊपर से नीचे आ रही हैं, दे आर फ्रॉम टॉप टू डाउन, उनको कहेंगे टॉप टू डाउन, नंबर 1। नंबर 2 कहेंगे उनको इफरेंट, इफेक्ट देने वाली, इफरेंट नर्व, EFFERENT, इफरेंट नर्व, और उनको हम बोल देंगे मोटर नर्व। 3 उनके नाम हो गए। जाने वाले का नाम सेंसरी नर्व, जाने वाले फ्रॉम बॉटम टू टॉप नर्व, एंड उसको हम लोगों ने एक और नाम दिया हुआ है एफरेंट नर्व। और लौटने वाली जो ऊपर से ब्रेन से नीचे आ रही है, दो टॉप टू डाउन, नंबर 1, नंबर 2 इफरेंट नर्व, नंबर 3 मोटर नर्व। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? पूछते जाइए सब लोग, जो क्योंकि जी सर। समझ में आएगा तो यही हमको समझना है। अब पेरीफेरी में हम ये देखा हमने, ये स्किन हमारी पेरीफेरी है, सब पेरीफेरी है। पेरीफेरी से जो हमारे आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसमें इसी में पढ़ेंगे, ये वो देखिए वही सब चीजें पुराना हो गया, कोई वो नहीं, ये हम लोग पढ़ चुके। सिस्टम वही पार्ट समझ लीजिएगा, एफरेंट वाला तो आ गया। क्लियर? इसी का बोलेंगे बस अपने अपने। अब देखिए, अब ये रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई रिसेप्टर, आप कह दीजिए, आपने कहा रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर माने द्वारपाल, कोई बैठा हुआ है बता रहा है कि भैया ये काम है, ये तो द्वारपाल काम करता है कि बताता है कि ये आदमी आया है, वो नहीं आया। तो रिसेप्टर 3 तरह के होंगे। एक कहलाएंगे एक्सटर्नल रिसेप्टर, रिसेप्टर माने द्वारपाल मान के चलिए, तो द्वारपाल है वो एक्सटर्नल है। दूसरा है प्रोप्रियोसेप्टर्स है, और तीसरा है इंटरनल रिसेप्टर्स। 3 तरह के रिसेप्टर है। तो एक तो एक्सटर्नल, एक इंटरनल और एक प्रोप्रियोसेप्टर, 3 तरह के हैं। उन्हीं की बात हम लोग आगे करने जा रहे हैं। अब एक्सटर्नल क्या हुआ? एक्सटर्नल में बाहर जब कोई होगा तो क्या होगा, या तो कोई टेम्परेचर आपके पास आएगा, कोई गर्मी आ गई, ठीक है, कोई आपका प्रेशर आ गया, ऐसे दबा दिया किसी ने, प्रेशर आ गया, या आपको कोई टच कर रहा है तो भी आ गया, टच किया तो भी आ गया। टच करने पर देखिए, टच करिए, टच जैसे करते हैं, टच करते हैं आपको मालूम हो जाता है कि टच हो रहा है। तो टच करने पर भी मालूम होगा, प्रेशर देने पर भी मालूम होगा, और आपको टेम्परेचर देंगे तो भी मालूम होगा। और अगर आपको कोई पिन चुभाएगा तो जो दर्द होगा वो भी होगा। तो ये जो 2 तरह की हो गई, एक क्यूटेनियस और एक स्पेशल। क्यूटेनियस हम लोगों ने पढ़ा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पढ़ा है ना आयुर्वेदिक में? जी सर। तो अब आप देखिए, स्पर्श, जो आपने स्पर्श कहा है, स्पर्श के लिए कौन था हमारे पास? स्किन स्किन थी। तो स्किन में क्या है? स्किन में दर्द भी है, ताप भी है, स्पर्श भी है, प्रेशर भी है, और सब कुछ है। तो ये है क्यों? क्योंकि ये एकमात्र ऑर्गन ऐसा है जो सारी चीजों को बर्दाश्त कर जान जाता है। बिना आंख बंद करेंगे तो भी मालूम हो जाएगा, आंख खोलेंगे तो भी मालूम हो जाएगा। तो ये जनरल, इसको जनरल आप कह लीजिए, ये जनरल आपका वो है। क्यों जनरल है? क्योंकि जनरली इसमें सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन विशेष क्यों है? स्पेशल विशेष देखिए, विशेष क्या है? विजन, रूप, शब्द माने कान, हियरिंग, स्पर्श ये हो गया, रूप हो गया विजन, रस हो गया, और गंध हो गई। गंध क्या है? नाक। तो ये जो 4 हैं हमारे, ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि आंख से केवल एक ही काम कर सकते हैं। आंख जो है दूसरे काम को आंख से सुन नहीं सकते, आंख से टेस्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए वो स्पेशल है। ये जनरल है और ये स्पेशल है। तो क्यूटेनियस जो है उसको हम लोग जनरल कह सकते हैं, और इसका स्पेशल क्यों स्पेशल है? क्योंकि इससे एक ही काम हो सकता है।
तो ये एक तरह के सेंसस को ग्रहण करते हैं, इसलिए विशेष है, और ये सभी तरह के सेंसस को ग्रहण कर सकता है, इसलिए क्यूटेनियस जनरल है। क्लियर? बोले आगे आगे चले, वो पांचों मिलाते रहिए। अब फिर क्या है, प्रोप्रियोसेप्टर्स में 3 है, ऑर्गन ऑफ गोल्जी, मसल स्पिंडल और वेस्टिबुलर, 3 तरह के हमारे। ये क्या काम, देखिए इनका क्या काम है। अब जो हमने मसल सेल की बात किया था, उन्हीं के संबंध में समझिए। ऑर्गन गोल्जी क्या है कि मसल टेंशन, मसल में कितना टेंशन, कितना बर्दाश्त कर सकता है, वो मसल टेंशन को मापने काम ऑर्गन ऑफ गोल्जी करते हैं। फिर मसल स्पिंडल, स्पिंडल से आप समझ लीजिए मसल, ये लंबाई, मसल लेंथ मांगते हैं, मसल की लेंथ। और तीसरा हमारा वेस्टिबुलर है, ये कान में होता है, और ये 2 चीजें, आई मूवमेंट और शरीर के संतुलन के लिए होता है। ये बैलेंस करता है इन कंसोनेंस विद बोलिए, वेस्टिबुलर बैलेंस करता है इन कोऑर्डिनेशन विद, बोलिए एक ईयर एक हमारे पास ऑर्गन है बैलेंस करने वाला। ईयर में इसकी बोन है सर, वो करती है जैसे। नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, वेस्टिबुलर, ये वेस्टिबुलर बैलेंस करता है, ईयर में अंदर है, बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये अकेले नहीं करती, बैलेंसिंग काम अकेले नहीं करती, इन कोऑर्डिनेशन विद, यही बोल रहा हूं। एक हमारे पास बैलेंस का बहुत बड़ा हमारे पास बैठा हुआ ऑर्गन ब्रेन में, सेरिबेलम। यस, सेरेबेलम। सेरेबेलम के कोऑर्डिनेशन के साथ ये बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए मैंने उसको पूछा कि हमको सब चीज याद रखनी चाहिए, ताकि ये हम लोग समझे। वेस्टिबुलर की बात करें तो वेस्टिबुलर भी उसका तो है, उसका ऑर्गन कान में ही है, अंदर है, इंटरनल पार्ट है, लेकिन वो सेरेबेलम का भी वही काम, बैलेंसिंग काम, वो भी, ये भी वही काम, बैलेंस, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके काम करते हैं। तो ये 3 चीजें हो गई। अब बचा इंटरनल। अब बैरोसेप्टर, बैरोसेप्टर से आप लोग क्या समझ रहे हैं, बोलिए। बैरो माने क्या था, बैरोमीटर, प्रेशर, यस। तो जो भी प्रेशर हमारे पास होगा, हमारे पर प्रेशर देने वाला एक ही तो है, मेन रक्त है, मेन तो अंदर तो रक्त ही है जो दो दाब देता है। तो उसको, उसमें कोई दाब कितना कम है ज्यादा है, ये बताने वाले काम है बैरोसेप्टर। दूसरा हमारा कीमोसेप्टर, केमो। तो केमिकल में हमारे पास कौन कौन, केमिकल तो बहुत है, लेकिन मेन कौन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और पीएच वैल्यू है। पीएच भी तो वही है, पीएच वैल्यू माने अधिक हो गई, कम हो गई, यही तो है। तो केमोसेप्टर्स में पीएच वैल्यू भी करता है, CO2 और O2, इन सब के बारे में, कम है ज्यादा है, ये सब बताने के लिए ये हमारे रिसेप्टर है। तो इनको केमोसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा है ऑस्मोसेप्टर। हम लोगों ने ऑस्मोसिस पढ़ा था ब्लड चैप्टर में, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था, बोलिए पढ़ा था कि नहीं, बस इतना बता दीजिए, ठीक है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये वो प्रेशर है जो किसी भी बाहर के किसी भी सॉल्वेंट को अंदर आने से रोकेगा। हमने एक एग्जांपल दिया था कि यदि कोई दरवाजा एक तरफ खुला रख दिया जाए और उसमें एक तख्ता लगा दिया जाए, बाहर 5 आदमी हो, इधर भी 5 आदमी हो, एक आदमी खोलने की कोशिश करे, एक आदमी बंद करने की कोशिश करे, तो जो ताकत अधिक लगा देगा वही जीतेगा। अगर आप बंद करने की कोशिश कर रहे हो, वो खोलने की कोशिश कर रहा हो, तो जो बंद करने वाले की ताकत अधिक होगी तो बंद रहेगा, खोलने वाले की ताकत खुल जाएगा। यही ना, यही है टग ऑफ वॉर जिसको बोलते हैं ना, वो क्या कहते हैं, हमारे वो रस्साकशी जो होती है, तो इसमें यही होता है। तो यही, और ये हमारा ये है, ये क्या करता है, ये ऑस्मोसिस एक सिस्टम है। वो ऑस्मोसिस के माध्यम से क्या होता है, जो कोई भी तरल है उसमें कोई घुलनशील तत्व है,
तो उसको हम बोलेंगे, एक तो सॉल्यूट बोलेंगे, सॉल्वेंट माने जो घुलता हो, सॉल्यूट माने जो घुल जाता हो, और सॉल्यूशन क्या है, उनका मिक्स। जैसे नमक का सॉल्यूशन आप कह दीजिए, तो नमक क्या है, नमक सॉल्यूट है, पानी क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्यूशन क्या है, दोनों का मिला हुआ मिक्स, तो नमकीन पानी है। तो अब नमकीन पानी जो हमारा ये एक सॉल्यूशन है, अब ये सॉल्यूशन किसी दूसरे सॉल्यूशन के साथ, किसी दूसरे, जैसे कोई गोभी हो, कोई भी चीज हो, उसमें हम इसको डाल दें तो ये घुल अंदर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, ये उसके ऑस्मोटिक प्रेशर पर डेवलप करेगा। ऐसे रक्त में है, कैपिलरी बनी हुई है, कैपिलरी के बाहर जल है और कैपिलरी यहाँ है, उसमें अंदर रक्त भरा हुआ है। तो रक्त में अगर कोई जो मटेरियल उसमें घुले हुए हैं, क्या होता है, एल्ब्यूमिन होगा ना, वहां में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन होता है रक्त में ना, बोलिए, रक्त में प्लाज्मा, प्लाज्मा, एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा, ग्लोबुलिन, ये सब होते हैं ना रक्त में। तो रक्त में ये उसको रोक, बाहर वाला तरल अंदर घुस पाएगा कि नहीं घुस पाएगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को डेवलप तय करता है। तो ये उसके लिए ऑस्मोसेप्टर्स उसके लिए होते हैं। क्लियर? अब इसी में थोड़ा सा समझ लें हम लोग। हम चित्र में, असल में चित्र बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम अधिक समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चित्र बनाने का जैसे मैं करता हूं तो एक आध कोई गलती हो जाएगी तो फिर वो सब उड़ जाएगा, इसलिए नहीं बनाता हूं। तो ये है, एक एटम की कल्पना करिए। एटम क्या होगा, अब हम, एटम गोल गोल होगा, तो एटम के चारों तरफ एक एटम होता है न्यूक्लियस। एटम में, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन, उसमें न्यूट्रॉन, दो चीज होती है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन होता है उसमें कोई चार्ज नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। तो अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, उतने ही चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं जिनमें निगेटिव चार्ज होता है। तो यानी 5 अगर प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहेंगे, तो आपका बैलेंसिंग है। क्यों? 5 प्लस और 5 नेगेटिव, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज है नहीं। अब मान लीजिए यही इलेक्ट्रॉन जो बाहर चक्कर, देखिए अंदर बैठा हुआ आदमी तो मूवमेंट नहीं कर सकता, मूवमेंट करने के लिए कौन है, इलेक्ट्रॉन। थोड़ा समझ लीजिएगा, फिजिक्स का सिद्धांत है। जैसे ही कोई उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर कम हो जाए तो क्या होगा, बोलिए? अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए तो क्या होगा? बैलेंस बिगड़ जाएगा ना। हाँ, नहीं तो क्या हो जाएगा, मतलब प्लस जो है इलेक्ट्रॉन तो माइनस है, हाँ, तो माइनस कम हो गया, माइनस तो कम है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। और अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो इसका पहले 5 प्लस था और 6 निगेटिव हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो जब ये इसमें इस तरह हो जाएगा तो ये आयन कहलाएगा। जब भी कोई बराबर बैलेंसिंग में न हो करके और इलेक्ट्रॉन एक अधिक होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी बेसी होगी, कमी होगी, अधिकता होगी, तो वो या तो उसको आयन कहेंगे, आयन कहेंगे। क्यों आयन कहेंगे? क्योंकि उसमें कोई चार्ज आ जाएगा, या तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव। क्लियर? तो जब ऐसे पदार्थों को जल में या किसी भी तरल में घोलते हैं तो वो आयनाइज हो जाते हैं, वो केमिकल रिएक्शन के माध्यम से आयनाइज हो जाते हैं, उन्होंने यानी ब्रेक हो जाते हैं। उसमें एक आयन, या तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा या इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, एक पॉजिटिव आयन हो जाएगा, एक निगेटिव आयन हो जाएगा। क्लियर? यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि आगे चल के जब भी आप पढ़ेंगे तो इतना थोड़ा जरूरत पड़ेगी, हर जगह पड़ेगी। आयन 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 बोलेंगे, आयन बोलेंगे कि आयन है। अब कोई सॉल्यूशन है जिसमें कोई हमने डाला
कोई भी चीज डाली, नॉर्मली अकार्बनिक वाले की बात आती है, तो जब आयनाइज हो जाते हैं तो इनमें मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट हम पास करें कोई, कैथोड और एनोड दो, तो कैथोड निगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है, ठीक है। तो जैसे ही कैथोड डाला जाएगा तो क्या होगा, कैथोड निगेटिव है, नहीं जो अच्छा, अब कोई भी डाला जाएगा तो जो पॉजिटिव वाले होंगे वो निगेटिव की ओर आकर्षित होंगे, जो निगेटिव होंगे वो पॉजिटिव पर आकर्षित होंगे। तो अब मान लीजिए जो कैथोड रेस की तरफ, ये कैथोड जो है माइनस चार्ज वाली होगी, तो जो कैथोड की तरफ जाएंगे वो माइनस वाली होगी, तो वो कहलाएंगे, वो पॉजिटिव वाले होंगे तो वो कहलाएंगे केटायन। इसलिए केटायन में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर? तो केटायन नोट कर लीजिए, केटायन माने जब भी केटायन की बात आए तो आप समझे पॉजिटिव चार्ज है। जैसे उदाहरण के रूप में सोडियम, सोडियम को वो Na+ लिखते हैं, आप देखिएगा तो प्लस जब लिखे तो समझना पहले तो आयन है और दूसरा सोडियम का है, तो सोडियम केटायन है। तो सोडियम का नाम क्यों हुआ? सोडियम को लिखा जाता Na, सोडियम को लिखा जाता Na, लिखते हैं ना हम लोग, ये कहीं नोट कर लीजिए। सोडियम को हम लोग लिखते हैं Na, क्योंकि उनका जो नाम है बायोलॉजी में वो है नाइट्रियम, केमिस्ट्री में नाम है उसका नाइट्रियम, इसलिए Na लिखा जाता है, तो उसको Na पॉजिटिव लिखा जाता है। फिर पोटेशियम को हम लोग लिखते हैं K पॉजिटिव, K+, एक ही प्लस लगाते हैं, यानी एक केवल सेल पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव केवल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम, लेकिन लिखते हैं K, क्योंकि इसका नाम केमिस्ट्री में कैलियम है, कैलियम, KALIUM, कैलियम, तो इसको हम पोटेशियम बोलते हैं। तो इसीलिए उसको K जहां लिखा हो K+, वो समझिए कि वो पोटेशियम है, ठीक है। कैल्शियम के जहां लिखा जाता है Ca लिखा जाता है कैल्शियम, वहां ++2 लिखा जाता है, दो ++ लिखा जाता है। और उसी तरह मैग्नीशियम में भी आपको Mg++ लिखा जाता है। क्लियर? तो ये केटायन। अब एनायन क्या है? एनायन जो निगेटिव चार्ज आयन होंगे वो क्या होंगे, वो पॉजिटिव एनोड की तरफ भागेंगे, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो वो जो है एनायन कहलाएंगे, क्योंकि वो एनोड की तरफ भागे इसलिए एनायन है। तो ये एनायन होंगे वो निगेटिव चार्ज होंगे, ये समझ लीजिए। जैसे हम लोग क्लोराइड Cl- लिखा जाता है आयन के रूप में, और बाइकार्बोनेट को लिखा जाता है HCO3-, ठीक है। HCO3 ये बाइकार्बोनेट का है सिंबल, और इसको हम लोग माइनस में लिखते हैं क्योंकि ये हमारे एनायन है। तो एनायन माने निगेटिव, केटायन माने पॉजिटिव। अब इसी से हम केमिस्ट्री के संबंध में यहाँ पर आया ना, ये ऑस्मोसिस वाला जो आ रहा है इसी वहीं पर है। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, अब देखिए वही हमने, ऑस्मोटिक प्रेशर वही है कि दोनों जब बराबर हो जाए तो रोकना चाहेगा, यहाँ के जो सॉल्यूट है वो बाहर आने से रोकेंगे। होता क्या है, जो सॉल्यूशन आप रख दीजिए, तो जब भी दो सॉल्यूशन रख दीजिए और उनके बीच में एक परमानेंट मेम्ब्रेन रख दीजिए, तो क्या होता है, दोनों जो सॉल्वेंट जहां पर सॉल्यूट अधिक है उधर दूसरी तरफ का सॉल्यूशन बढ़ना चाहेगा ताकि बराबर हो जाए। तो यानी नेचर में भी बराबर बैलेंसिंग की सिस्टम है। हम लोग जो बात करना चाहते हैं, हम लोग कहते हैं ना बैलेंसिंग सिस्टम नेचर में भी है। हर बैलेंस करना चाहता, वो भी चाहता कि ताकि बराबर दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। तो ये बैलेंसिंग सिस्टम हम लोग केवल अपने में नहीं देखते बल्कि पूरे नेचर में देखते हैं, साइंस में पूरे देखते हैं। तो वो बैलेंसिंग सिस्टम है। ये इसी सिस्टम की वजह से ये ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है कि भाई हम नहीं आने देना चाहते हैं, तो हम इतनी ताकत अपने यहाँ रखेंगे कि हम अपना ऑस्मोटिक प्रेशर
मेंटेन रखेंगे। बस इसके लिए ये ऑस्मोसेप्टर्स ये बताने के लिए होते हैं। नाउ कम टू, हो गया। तो हमने पढ़ा बस ऑर्गन गॉल्जी क्या करेगी, गॉल्जी क्या करेगी कि अगर कोई मसल देर तक कोई, ये ऑर्गन गॉल्जी क्या करेगी, कोई हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि अगर कोई हमारा था कोलिन रिसेप्टर था ना, एसिटाइलकोलिन। हाँ, तो एसिटाइल कोलिन, अगर एसिटाइल कोलिन लगातार उसमें प्रवाहित होता रहे तो क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि स्पाज्म हो जाएगा। टेटनस से सब। हाँ, यानी वो लगातार एक्टिव रहेगा ना, तो उसको ऐसा नहीं करना है। तो अगर ये ऐसा हो रहा है या पार्शियल हो रहा है तो ये ऑर्गन ऑफ गॉल्जी आपको सूचना देगा। ये इंफॉर्मेशन देने के लिए, इसी काम के लिए वो ऑर्गन ऑफ गॉल्जी है, कि मतलब ऐसा ना हो कि आपका कोई पार्शियल एस्पाज भी हो जाए तो उसके लिए ऑर्गन ऑफ गॉल्जी देना है। ठीक। दूसरा मसल स्पिंडल, ये आपको कोई आप चले, आपने हाथ बढ़ाया या वो किया तो ये आपकी जो लंबाई चौड़ाई हुई इसकी सूचना वो देते हैं कि कितना देखिए कल को कोऑर्डिनेट करना हो तो मसल स्पिंडल माने क्या हुआ, अगर आपने इतना हाथ बढ़ाया पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन को भी पहुंच जाएगी कि इतनी दूरी पहुंच नहीं पाएगा, तो वो सूचना देंगे कितना आप पहुंचे या कितना आप पहुंच सकते हो। तो मसल स्पिंडल इसकी सूचना देंगे परिवर्तन की और इसके बताने की। वेस्टिबुलर हम लोग पढ़ लिया। अब मोटर कमांड, हम लोग आगे मोटर कमांड है नहीं, आगे अभी वही। ठीक, मोटर कमांड हम लोग पढ़ा था, दो तरह के होते हैं, आप लोग बताना चाहेंगे कोई? वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। गुड, यही वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। एक कमांड ऐसा आएगा जो हमारे उस पर आया कि हम मूवमेंट करें, तो एक आया ये वॉलंटरी है कि हमारे पास आया और हमको कहा कि आप उठ करके और जरा चलना शुरू कर दीजिए, दौड़ना शुरू कर दीजिए, भागना शुरू कर दीजिए। तो ये हमारे ब्रेन ने हमको कमांड दिया और हमारे तुरंत मसल्स ने तुरंत एक्शन लेना शुरू किया और हम वैसे ही करना शुरू कर दिया। दिस इज सेड टू बी वॉलंटरी कमांड। एक हुआ इनवॉलंटरी कमांड, वो क्या हुआ, जो अपने आप होता रहता है, जैसे हार्ट का है। हाँ, जैसे जो अपने आप होता रहता है, वो इनवॉलंटरी क्या होता है, वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में जाता है। और हम इंटरनल ऑर्गन्स के हम लोग समझे वो हम लोग मानते हैं कि वो स्मूथ मसल्स हैं, उनका नाम हम लोगों ने रखा है स्मूथ मसल्स, क्योंकि उसमें कोई स्ट्राइटेड नहीं है। तो वो जो इंटरनल ऑर्गन में है वो स्मूथ मसल्स है, तो वो कमांड जाएगा स्मूथ मसल्स को कि वो हार्ट के, स्टमक की, जिसकी भी जहां भी फंक्शन है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जिसका भी जहां शरीर में बहुत मूवमेंट होते रहते हैं, ये मूवमेंट को हम लोग इनवॉलंटरी कमांड के माध्यम से बांधते हैं। ठीक है, तो ये देयर सेड टू बी इनवॉलंटरी, स्मूथ मसल्स वाले कमांड है। ठीक है, अब ये जो, अब इस सिस्टम, दो सिस्टम इसमें भी है कि भाई ऑटोनोमिक सिस्टम वाले कमांड, इसी में जो इनवॉलंटरी कमांड है, दो कमांड आते हैं। एक आता है कि मान लीजिए हार्ट के पास कमांड गया, वो इनवॉलंटरी कमांड है। तो हार्ट के पास में दो तरह कमांड जाएंगे। एक, तुम जब हार्ट को अधिक तेजी से पंप करना हो, कोई दौड़ना हो, तो जब दौड़ने का काम होगा तो क्या होगा, हार्ट को अधिक क्या करना पड़ेगा, धड़कना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा। पंपिंग, अधिक पंपिंग करेगा तभी तो ऑक्सीजन सप्लाई कर पाएगा। तो वो जो कमांड होगा वो क्या होगा, सिंपैथेटिक कमांड होगा। सिंपैथी है, उसको सिंपैथी, दौड़ना है उसको ना भागना है, तो सिंपैथी है। और जब उसके बाद नहीं होगा तो उसको, अब जब दौड़ना खत्म हो गया तो तुरंत जो है हमारे पास दूसरी सिस्टम आ जाए कमांड वाला, कौन सा, पैरा सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक। तो दो तरह कमांड ये हो गया। क्लियर, यहां तक हम लोग। अब चलिए फिर आगे और समझने, हम लोग तब क्रेनियल नर्व में तब पहुंचे जब थोड़ा समझ जाए ब्रेन को ना। अब ब्रेन में देखिए, ब्रेन पर कहीं देख लिया जाए कि ब्रेन कैसे होता है, तब हम लोग बताएंगे।
देखिए इसको छोटा सा है अधिक। ये क्या बता रहा है, हमारा ब्रेन जो है ये लेफ्ट राइट की तरफ है। देखिए एक लेफ्ट है एक राइट है, क्लियर। दो हेमिस्फीयर है, लेफ्ट राइट वाले दोनों। अब ब्रेन में हम लोगों ने पढ़ा भी, क्या पढ़ा था, क्या होता है न्यूरॉन में? तीन चीजें होती हैं। सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। हाँ पहला नहीं, पहला डेंड्राइट। डेंड्राइट्स। क्रम से हम लोग हमेशा क्रम रखेंगे तो ब्रेन हमको क्रम याद रखेगा। पहला होगा डेंड्राइट, दूसरा होगा सेल बॉडी, तीसरा होगा एक्सॉन। इसी क्रम में आप हमेशा याद रखिए तो आपको अच्छा लगेगा। तो यानी सूचना लिया, लेने के बाद सेल बॉडी को दिया, और देने के बाद सेल बॉडी ने एक्शन लिया और एक्सॉन को एक्शन दिया। तो सेल बॉडी हमने अब कल दिखाया था ना, यार ऐसे दिखाया था ना, ऐसे दिखाया था ना। ये देखिए, ये आपके डेंड्राइट है, ये पूरी बॉडी है ये वाला। इसको और मोटा कर लीजिए, गोला कर लीजिए, ये हो गया। और ये आपका एक्सॉन है। तो ब्रेन में इनके जो डेंड्राइट और सेल बॉडी का रंग है वो ग्रे है। डेंड्राइट का और सेल बॉडी का रंग क्या है? ग्रे है। लेकिन एक्सॉन में अधिकांशतः माइलिन शीट चढ़ी हुई है। तो माइलिन शीट का रंग क्या है? व्हाइट है। तो हम लोगों ने क्या किया कि दो चीजें कहा कि एक तो ग्रे मैटर है और एक व्हाइट मैटर है। क्लियर? ये तीन में दो रंग है। तीन में दो रंग है। ऊपर वाले के उसमें डेंड्राइट में और वो बॉडी में केवल ग्रे है, और नीचे वाले में हमारा क्या है? व्हाइट। क्यों? माइलिन शीट की वजह से। और ब्रेन में देखिए, ये ब्रेन के सब बाहर, देखिए ये सब बाहर के पार्ट है, ऊपर के पार्ट है, ये बाहर, ऊपर के नहीं बाहर के पार्ट, बाहर मानिए ये बाहर। और ये ऐसा सेरेब्रम नहीं, सेरेबेलम में भी है। ऐसा ही सेरेबेलम में है। सेरेबेलम देखिए ये है, लेफ्ट में दिखाई पड़ रहा है ये वाला, देखिए यहाँ पे सेरेबेलम है। ये जो नीचे की तरफ पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है वो सेरेबेलम है। वहां भी यही अरेंजमेंट है। तो दोनों में जगह अरेंजमेंट क्या है कि ऐसा अरेंजमेंट है कि ऊपर सेल बॉडी की इस तरह है, सेल बॉडी ऊपर है, डेंड्राइट ऊपर है, और नीचे आपका एक्सॉन है। तो एक्सॉन जहां जहां है वहां का रंग क्या है? ग्रे, सॉरी व्हाइट। और जहां जहां आपका ये है वहां का रंग है उसका ग्रे। तो ये इस अरेंजमेंट की वजह से हम कह सकते हैं कि जो ग्रे मैटर है वो ऊपर की ओर है, यानी बाहरी तरफ है, ऊपर बाहर, जहां भी ये पूरा ये बाहर, ये पूरा बाहरी, मतलब अंदर में इसके अंदर खोलिए और तब जाइए तो बाहर की तरफ जो है वो ग्रे मैटर मिलेगा। और अंदर की तरफ देखिए, ये यहाँ देखिए व्हाइट मैटर दिख रहा है ना, ये व्हाइट है, ये ग्रे है। तो दिस इज सेड टू बी बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। तो एक्सॉन जहां जहां है वहां पर हमको मिलेगा। ये अरेंजमेंट कहाँ? ब्रेन में है। ब्रेन में क्या है? ऊपर टॉप पे जो मिलेगा वो मिलेगा आपको ग्रे मैटर। अंदर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? व्हाइट मैटर। ठीक है? ये कोई वो नहीं है, गणित नहीं है, ये बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट। नंबर 1 ऐसा सेरेब्रम में भी है और सेरेबेलम में भी है। नोट कर लीजिए, ऐसा सेरेब्रम में है और ऐसा सेरेबेलम में भी है। अब फिर क्या होगा? ये अरेंजमेंट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में अलग अलग है। स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर बाहर की तरफ है और ग्रे मैटर अंदर की ओर है। नोट किया कि नहीं आप लोगों ने? ब्रेन में व्हाइट मैटर अंदर है, ग्रे मैटर बाहर है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर है और व्हाइट मैटर बाहर है। ठीक? जो इंफॉर्मेशन, फिर नोट करिए, जो इंफॉर्मेशन
आपके डेंड्राइट्स से वो मिलने के बाद उसको ब्रेन में एनालाइज हुआ, ब्रेन माने सेल बॉडी में एनालाइज हुआ और उसने एक्सॉन के माध्यम से नीचे भेजा। वो हमारे कई व्हाइट मैटर मानी कई बोलिए एक्सॉन के माध्यम से नीचे उतरता है। तो इस कई एक्सॉन, जो एक्सॉन के समूह है, बंडल ऑफ एक्सॉन is said to be tracked. This group or bundle of axon is said to be tracked, T-R-A-C-T. Hence, if anything is explained about tract, we can say that it is made of white matter or it is made of axons. Clear? तो हम लोग जब भी ट्रैक्ट की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि यह हमारा सफेद व्हाइट मैटर से बना हुआ है, ग्रे मैटर से नहीं बना हुआ। क्यों? क्योंकि एक्सॉन है और एक्सॉन का रंग हमेशा, ये एक्सॉन के बने हुए, एक्सॉन के समूह है, ये नीचे उतरते हैं। क्लियर? यहां तो क्लियर हो गया? बोलिए, हाँ बोलिए, तभी तो चले आगे। Yes, sir, clear. क्योंकि ये ब्रेन का ये सब चीजें बिल्कुल अब तो याद होनी चाहिए ना, ताकि ऐसा कुछ कंफ्यूजन ना रहे। चलिए, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जब भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि हमारा दोनों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये अरेंजमेंट केवल इस तरह अंतर है कि ब्रेन में ये जो है व्हाइट मैटर अंदर है और ग्रे मैटर बाहर है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर है और व्हाइट मैटर बाहर है। फिर हम लोग ये कह रहे हैं कि अब एक और पॉइंट आया। अब यहां मैटर की बात आई। अब शुरू हुआ दूसरा, एक नया संदर्भ। ये जो अरेंजमेंट है, ये कभी कभी ऐसा आपको पाया गया है कि ब्रेन के बीच में भी, ब्रेन के बीच वाले जहां पर व्हाइट मैटर है, देखिए ये व्हाइट मैटर है, यहां पर भी इन जगहों पर जहां व्हाइट दिखाई पड़ रहा है, इन जगहों पर भी एक ऐसा अरेंजमेंट पाया गया जहां पर कि यहां पर ग्रे मैटर दिखाई पड़ा। उसका, इससे क्या संकेत मिल रहा है? अगर nerve cells है, अगर बीच में कहीं मिल जाए ग्रे मैटर, nerves है, nerve cells है, यस, नहीं वो सेल बॉडी है, cell body, nerve cells. सेल बॉडी नहीं, ठीक है, सेल बॉडी डेंड्राइट है, सेल बॉडी डेंड्राइट है। अब इसका मतलब ये हुआ कि उसको हम लोगों ने कह दिया कि ये न्यूक्लियस है। क्या कह दिया? बोले क्या कहा हम लोगों ने संदर्भ में? Nucleus. क्यों न्यूक्लियस कह दिया? हम लोगों ने यहाँ न्यूक्लियस याद करिए, थंब में रखा था ना। Nucleus cell के ब्रेन के अंदर होते हैं, गैंग्लियंस बाहर होते हैं उधर। नहीं, अभी आगे मत जाइए, यहीं पर तो रहिए। इसमें बताइए हम लोगों ने क्या रखा था? कप जॉइंट पे नीचे क्या है? ऊपर कॉर्टेक्स है, नीचे न्यूक्लियस है, मेडुला। नीचे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नीचे। तो जहां जहां, अब देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जहां जहां बीच में आपको ग्रे मैटर कोई मिलता है, इट मींस कि वहां पर कोई सेल बॉडी पड़ी हुई है, तो उसको हम लोग न्यूक्लियस कह देते हैं। ठीक। क्या कह देते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस है ना वो, हम्म, क्योंकि सेल बॉडी में क्या है? न्यूक्लियस। तो उसको हम लोगों ने न्यूक्लियस कह दिया। याद करिएगा इसको, उसको हम लोगों ने न्यूक्लियस कह दिया। गलती से त्रुटिवश अगर कहीं गैंग्लिया लिखा हुआ हो नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस में, तो भी आप मानिए कि दैट इज गैंग्लिया इज रॉन्ग वर्ड एंड न्यूक्लियस इज द राइट वर्ड। क्लियर? बोलिए बस इसको खत्म करके बस खत्म करेंगे आज का, फिर हम दोबारा आएंगे। हाँ, क्लियर? बोलिए सब लोग, बोलिए तभी तो। यस सर।
तो यानी अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ब्रेन के अंदर बीच में स्थापित या पाया गया कोई ऐसे हैं जहां पर कि हमारा डेंड्राइट और सेल बॉडी उपस्थित है, इसको हम लोग बोल देंगे न्यूक्लियस। लेकिन यही पर सोच लीजिए, लेकिन अब हम लोग दो चीज कही ना, एक हम लोग कहा कि ट्रैक्ट, याद है हम लोग कहा ऊपर से नीचे उतर रहे हैं तो ट्रैक्ट है, और ट्रैक्ट क्या है, एक्सॉन के समूह है, व्हाइट मैटर है, इसको नोट किया था पहले भी। अब हम लोगों ने एक बात कह दिया कि जो व्हाइट मैटर है उस व्हाइट मैटर में कोई कहीं कहीं ऐसा मिल सकता है अरेंजमेंट कि कोई सेल बॉडी पाई जाए तो उसको हम लोग न्यूक्लियस कह देंगे, क्योंकि वहां ग्रे मैटर पाया जाएगा। ये सीएनएस की बात कर रहे हैं। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि हम लोगों ने बताया था क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, वही तो जाती है बाहर पूरे बॉडी में, इस सेंटर से इधर की ओर जाएंगी कौन, या तो क्रेनियल नर्व जाएंगी या स्पाइनल नर्व जाएंगी, तो वो सीएनएस का पार्ट, पीएनएस का पार्ट होगा। तो अगर पीएनएस में कोई ऐसा अरेंजमेंट पाया जाए कि वहां पर सेल बॉडी पाई जाए तो उसे गैंग्लियन कहेंगे। क्या कहेंगे? गैंग्लियन। गैंग्लिया। जो पीएनएस, जो सीएनएस में पाया जाएगा तो उसको हम लोग सेल बॉडी, सिर्फ सेल बॉडी को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियस। और अगर हम लोग पीएनएस की बात करेंगे तो इसी सेल बॉडी को हम लोग वहां कह देंगे, क्या कह देंगे? गैंग्लियन। गैंग्लिया। तो यहाँ गैंग्लियन नहीं कहेंगे, वहां गैंग्लियन कह देंगे। पीएनएस में गैंग्लियन और यहाँ न्यूक्लियस। अब एक प्रश्न ये उठता है कि ये गैंग्लियन जहां कहा हमने, तो गैंग्लियन कहां पाया जाना चाहिए? चलिए मैं बताऊं, ये आप लोगों को बता चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी हम लोग सेमेस्टर 2 में इस पर डिस्कस किए थे, फिर भी हम लोग रिकॉल कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं अपने लोग। हमने कहा कि यहां से सूचना आई ब्रेन के पास, और सूचना कहाँ गई? सूचना आई तो सूचना ब्रेन को जानी है ना, ब्रेन तक गई। ब्रेन तक गई, तो क्या एनालिसिस पार्ट यहां नहीं होगा? यस। कोई भाई सूचना मिल गई तो एक एनालिसिस पार्ट यहां हुआ, संवेदी कौन करेगा? एनालिसिस कौन करेगा? एनालिसिस तो करेगा वही सेल बॉडी, वहां पे बॉडी न्यूक्लियस। तो इसलिए हमेशा हमेशा डॉर्सल साइड में ये सूचना कहाँ जा रही है? सेंसरी वाली किस पार्ट में? डॉर्सल या पोस्टीरियर? पोस्टीरियर साइड या डॉर्सल साइड, यही तो है ना, एक ही नाम है उसका, पोस्टीरियर और डॉर्सल साइड। तो जो सूचना जाएगी तो हमेशा जब भी कभी गैंग्लियन मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? पोस्टीरियर साइड में, सेंसरी नर्व के पोस्टीरियर साइड में। क्लियर? इंटीरियर में तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहां तो एक्सॉन है केवल, यहां सेल बॉडी कहां आएगी? नहीं, ब्रेन के एनालिसिस हुई, उसने भेजा वो इंटीरियर पार्ट से, तो वो तो आपका क्या आ रहा है? एक्सॉन आ रहा है। वो एक्सॉन कोई हो, ऊपर से आए 2 बार 4 बार आए 5 बार आए, लेकिन वो तो एक्सॉन है, उसको कुछ करना थोड़ा है, उसको तो आदेश का इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो यहाँ कोई भी आपको आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए हमेशा जब भी कभी पेरिफेरल सिस्टम में गैंग्लियन का उल्लेख होता है तो वो हमेशा समझे डॉर्सल साइड, पोस्टीरियर साइड में ही हमेशा होता है। क्लियर? ठीक है। अब तीसरी चीज, और एक और चीज समझानी बस। हम लोगों ने कहा था कि जो ऊपर से एक्सॉन उतरते हैं सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एक्सॉन उतरते हैं उनको हम लोग ट्रैक्ट कह रहे थे, TRACT। तो ट्रैक्ट आर मेड ऑफ व्हाइट मैटर। क्लियर? ट्रैक्ट आर मेड ऑफ व्हाइट मैटर, that means they are made of axon, they are group of axon.
ट्रैक्ट संख्या में, भारी संख्या में उतरते हैं ना, एक तो ना होता, 10-50 होते हैं, हजारों होते हैं, हजारों उतरे तो वो जो ग्रुप में उतरे उनको हम लोग ट्रैक्ट कह देते हैं। ये आगे आएगा ना। अगर पीएनएस में सब लोग शेयर करिए, अपना बोलते रहिए, ताकि गलत सही बोलिए तभी तो समझ में आएगा। अगर कभी पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, यही एक्सॉन पाए जाएंगे, ग्रुप ऑफ एक्सॉन, तो हम लोग इनको कह देंगे नर्व। इनको क्या कह देंगे हम लोग? नर्व। तो जो वहां न्यूक्लियस है, पीएनएस में गैंग्लियन है, और जो वहां ट्रैक्ट है, यहां पर नर्व है। क्लियर? अब क्या हुआ, थोड़ा सा कठिन हो गया। जो वहां न्यूक्लियस है सीएनएस में, वो पीएनएस में गैंग्लियन है, Yes. और जो वहां ट्रैक्ट है वो यहाँ नर्व है। Nerve. इसीलिए नर्व का उल्लेख जब हम लोग करते हैं तो पीएनएस के लिए करते हैं, और जब हम लोग यहाँ की बात करते हैं सीएनएस में, तो हम लोग ट्रैक्ट की बात करेंगे। आप लोग पढ़िएगा आगे। तो हम लोग यहाँ पर अभी ये कंटिन्यू करेगा। हम लोग ब्रेन को पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग, तो उस ब्रेन को अधिक समझेंगे। और हम लोगों का काम क्या है? खेमका सर के सपनों को पूरा करना, और उसमें हमारा भी जन कल्याण है। केवल हमारा ऐसा नहीं कि केवल सामान्य सब लोगों का है, हमारा भी है, हमारा अपना भी जन कल्याण है। तो इस उसमें हम लोग अपना भी योगदान दे रहे हैं, और कोई नहीं है, और योगदान वही है, उन्होंने भी चाहा है और हम भी वही चाह रहे हैं कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक देते हैं, और हो सकता है हम लोग फिर पुनः नर्वस सिस्टम पर आए, इसलिए कि अगर तिवारी जी नहीं ज्वाइन करते हैं तो हम लोग नर्वस सिस्टम को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 2 मिनट का ब्रेक सभी के लिए। धन्यवाद।